Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन टू माय चैनल ज़रूर देखिए। और भी देख लीजिएगा, इसमें आप प्लेलिस्ट हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ आ जाए। मैं काफ़ी अरसे से अब रेगुलर काउंसलिंग लोगों की कर रही हूँ। तकरीबन उनसे बात हो जाती है, उनको आइडियाज़ दे देती हूँ और उसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की। बता दूँ बहुत क्लियरली, मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ जो कि जिस उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। उनकी स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं वगैरह। मैं काफ़ी क्लोजली काम करती हूँ स्पीच पैथोलॉजिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस है सब कुछ। आप कोई भी चीज़ ट्राई करने से पहले प्लीज़ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछ लें। लेकिन बेसिकली कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और ज़्यादातर वो हैं जो मैं अपने क्लास में खुद भी यूज़ करती हूँ उनकी स्पीच को इनकरेज करने के लिए। तो चले यहाँ पे हम अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। इससे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज याद कर लें कि मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है? रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो होती है वो ज़ुबान जो हम समझ सकें, जिसको समझने में मदद मिलती है। कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी बात को समझ रहे हैं, हमारा दिमाग उसको कैसे देख रहा है या सुन रहा है या समझ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ज़रा मेरा दिमाग देख तो नहीं सकता, लेकिन मेरा मतलब है कि ये रिसेप्टिव लैंग्वेज, अगर मैंने कोई इशारा किया, ये भी एक तरह की रिसेप्टिव लैंग्वेज है कि उस बच्चे ने देखी और उसको समझ आई या नहीं। तो चाहे वो तस्वीरें हों, चाहे वो लफ्ज़ हों, चाहे वो हम बोल रहे हों, चाहे वो बच्चा पढ़ रहा हो, ये सारी एक तरह की रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन का भी एक एलिमेंट होता है। जो एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ ये बहुत छोटे से लेके 9-10 साल के बच्चे के साथ की जा सकती हैं, बड़े आराम से 11-12 साल के बच्चे के साथ भी, अगर वो कॉग्निटिवली या इंटेलेक्चुअली पीछे हो। यानी बच्चा है तो 12 साल का, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है या उसकी तरह बात को समझ रहा है, या 2 साल के बच्चे की तरह। कुछ बच्चे होते हैं, मेरी बात होती है पेरेंट्स से कि बच्चा 13 साल का है लेकिन पता चला दिमागी तौर पर बहुत बहुत सवेयर है, 1 साल के बच्चे जितना है। तो उसके लिए शायद नहीं ये, अगर वो टच वगैरह नहीं कर सकता। अगर बच्चा टच कर सकता है, गेम्स थोड़ी बहुत आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, प्री वर्बल स्किल्स हैं, उस पर भी प्लीज़ मैं डाल दूंगी वीडियोस और भी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मेरी वीडियोस हैं उसमें देखें कि प्री वर्बल स्किल्स क्या होती हैं। प्री वर्बल स्किल्स यहाँ क्विकली बता दूँ, वो होती हैं जो बोलने से पहले इंसान को चीज़ें आनी चाहिए या बच्चे समझ लेते हैं आमतौर पे, वो जो बेसिस होती हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज बनती है। तो ये चीज़ें, ये सारी इसमें इनकरेज होंगी जो मैं एक्टिविटीज़ बताने जा रही हूँ। इसमें मेमोरी होगी और जिस चीज़ पे हम स्पेसिफिकली, एक बहुत स्पेसिफिकली मैं ऐड कर रही हूँ, ये आप 5 से 10 मिनट का, 20 मिनट का सेशन बच्चे के साथ ईजिली इन चीज़ों पे बेस कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो में कोशिश होगी कि आप अपने घर पे थेरेपीज़ या अपने घर पे जो है ऐसी चीज़ें कर सकें बच्चे के साथ कि अगर आप किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते या आपको पता नहीं, वो बच्चा स्कूल नहीं जाता या जाता भी है लेकिन आपको लग रहा है कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो आप घर पे सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी पे बिल्ड कर रही हूँ। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होगी आज की, और इसमें हम काम करेंगे डायरेक्शंस के ऊपर। आपने कुछ कहा, बच्चे ने वो सुना, सिंगल सेंटेंस डायरेक्शंस, ठीक है। सिंगल वर्ड भी आप कह सकते हैं उसको, आप वर्ड के हिसाब से। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि टच क्या होता है, अब जाहिर है इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि उसको टच पता हो, टच क्या होता है। तो बच्चे को अक्सर चीज़ें टच कराएं और उसको बताएं कि इसका मतलब है टच। अगर वो टच नहीं भी कर सकता, या मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कि ये मेरे पास एक कैंडल है, तो मैं उसका हाथ लेके कैंडल को टच करूँगी, मैं कहूँगी टच कैंडल, राइट। ये सारी उसकी प्री स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी है कि अगर जो मैं एक्टिविटीज़ आगे बता रही हूँ उसको आए। आप कोई कॉटन बॉल्स होंगी, कॉटन बॉल्स को लेके टच करके सॉफ्ट का, तो उसने, बच्चे ने इनफ चीज़ें इन्वायरमेंट में टच की हुई हों, उसमें ये एबिलिटी हो कि वो टच कर सकता है, इंटरैक्टिवली खेल सकता है। ये उन बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए भी आप इसको अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सिंगल और डबल में भी मैं देख लूँगी अगर मैं कर सकती हूँ या नहीं, और 2-3 डिफरेंट तरीक़ों से इसको आपको सिखाऊंगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। चलें अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके लिए एक एग्जाम्पल बना रही हूँ, ठीक है।
अगर सिंपल स्टेप डायरेक्शंस का क्या मतलब है, मैंने एक चीज़ कही और बच्चे ने इसको फॉलो कर ली, तो अगर उसको ABC आता है, लेट्स से मैं फोनिक्स स्किल्स पे उसके अल्फ़ाबेट्स पे काम कर रही हूँ, राइट, तो मैं उससे कहूँगी, जैसे ये मैंने 2 रख दिए, राइट, B और Y, तो मैं उससे कहूँगी टच P, वो इसको टच कर देगा। अगर वो इसको टच करके नहीं कर रहा, इधर जा रहा है, तो आप उसका हाथ लेके यूं पकड़ के यूं टच कर देंगे, कहेंगे बी, और फिर से कहेंगे टच बी एंड यू गोना डू दिस एंड यू गोना से क्लैप ये, या कुछ भी आप इस तरह का फन कोई चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा कलर्स पे भी हो सकता है, अगर बच्चा ये नहीं कर रहा, अगर किसी तरह के कलर्स आपके पास है, यू कुड से टच ब्लू, राइट, टच पिंक, आप इस तरह कर सकते हैं। ये 1 स्टेप डायरेक्शन हो गई, टच और फिर उस चीज़ का नाम जिसको आप टच करने को कह रहे हैं। अच्छा, उर्दू में भी आप इसको टच नहीं तो आप कहेंगे हाथ लगाओ या छू लो या जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 पजल पीसेज हैं, ठीक है जनाब। एग ये मैंने किसी और चीज़ में से लिए हैं, लेकिन मैं इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। हम कहना से टच द एग, तो एग को टच कर लिया, टच द एप्पल, एप्पल को टच कर लिया, और ये पजल पीस आपने हटा दिया। इसके बाद आपने दूसरा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम रख दी और आपने आपके कहा टच द एप्पल, गिव मी एप्पल। आप टच भी कह सकते हो, जो बच्चे ज़रा कम कुछ कर सकते हैं, जो हाथ से भी यूँ कर सकते हैं, सिर्फ उनको हाथ मारना आता है, दैट इट वर्क्स फॉर देम। या गिव मी भी कह सकते हैं कि मुझे दे दें, और वो आपको हाथ में उठा के ये चीज़ दे देंगे इस तरह के, और फिर आपको उसको आपने दूसरी पाए में रख दिया। उनकी अपनी घर की तस्वीरें भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये पजल पीसेस है, मैंने इस चीज़ में इस्तेमाल कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, ये गेम खेलते हुए अब आप गौर करें कि इसमें एक डायनासोर है, एक लायन है। आप साथ साथ चीज़ें एडिशन भी कर सकते हैं साउंड्स की, जो कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जब आप रख रहे हैं, आपके डायनासोर्स कुछ भी, जो भी डायनासोर के आप आवाज़ निकालते, लायन रोर, राइट, लायन कहते हैं रोर रोर। अगर वो रो भी बच्चा साउंड निकाल लेता है तो दैट्स गुड इनफ। डायनासोर सेज और समथिंग, एनी काइंड ऑफ साउंड्स, वाओ और समथिंग लाइक दैट, राइट। आप कुछ भी साउंड्स इनकी वो कर लें, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डाइनो, लायन वक्त भी आप कह सकते हो। उसके बाद आप बच्चे कहेंगे 1 सेकंड हो गया, आपने बच्चे को सामने बिठाया हुआ, अपने साथ बिठाया हुआ, ये सिटिंग एक्टिविटीज़ है। आप बच्चे से कहेंगे कि जनाब आप मुझे टच द डाइनो, या डाइनो दे दो, तो वो डाइनो दे देगा और लायन दे देगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स के साथ हो गए। इसमें आप और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स भी कर सकते हैं, अम्मी अब्बू की तस्वीर, इस तरह से काफ़ी। ये सिंगल वर्ड सिंगल सेंटेंस डायरेक्शंस पे हम कर रहे हैं, सिंगल कमांड्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 और आइडियाज़ हैं, वो भी मैं डाल रही हूँ, वो आप देख लीजिए। अच्छा, अब फॉलोइंग सिंगल स्टेप डायरेक्शंस में अब हम तस्वीरों पे आ जाते हैं। उस तरह चीज़ों से करके मैंने दिखा दिया, अब तस्वीरों से कर लेते हैं, या कोई आपको पेज नजर आ रहा है उस पे कर लेते हैं, या फिर आपने उनको क्यू कार्ड दिखाए, यानी एक तस्वीर दिखाई और आप उनको करने को कह रहे हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लें कि आप बच्चे को आमने सामने बैठे और ये कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं वो करके नहीं दिखा रही अपने बच्चों के साथ, तो मैं इस तरह से बता देती हूँ, लेकिन ये आप खुद भी करके उसके साथ कर सकते हैं, तस्वीरों को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ आइडियाज दे रही हूँ, ठीक है। इसमें आ जाता है, जैसे सिंगल स्टेप डायरेक्शंस में आ गया टच योर हेड। अब ये क्विकली होगी, टच योर हेड, आपने खुद भी करके दिखाया एक्साइटमेंट में, ये वो, और कुछ उसको बच्चे को प्यार कर दिया। अगर उसने कर लिया, नहीं किया, उसका हाथ लेके, जो बच्चे बहुत छोटे नहीं कर सकते उनका हाथ लगा दिया, उनकी डायरेक्शंस भी कहूंगी, वो 2-3 दफा ये चीज करेंगे, बाकी बच्चे बहुत दफा डिफरेंट डायरेक्शंस में करेंगे। अगली चीज हो गई जनाब टच योर शोल्डर्स। तो शोल्डर्स आपने उसे टच करके, या तो खुद उसके सामने बैठे हुए या कार्ड रख लिया और फिर कहा ओ लुक टच योर शोल्डर्स, और फिर करके दिखाया सामने बैठ के, और बच्चे ने भी किया। जो बच्चे एडवांस्ड होते हैं उन्हें आप क्विकली सिर्फ दिखा सकते हैं कार्ड्स के टच योर हेड, और वो खुद करेंगे टच योर शोल्डर्स, और वो करेंगे जो थोड़े एडवांस्ड हो जाएंगे। जो बच्चे छोटे होंगे, जिनको भी आप सिखा रहे होंगे, उनके साथ आप ये खुद बैठ के उनको शो भी कर रहे होंगे, जंप, और फिर आप जंप करेंगे या बच्चा जंप करेगा। उसके अलावा और कुछ चीजें जो मैं लिख के बता रही हूँ, वॉक टू द डोर, डोर के पास जाओ, शेक योर हेड, अपना सर हिलाओ, क्लैप योर हैंड्स, करके भी दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे बड़ा बच्चा हो जाएगा, लेट्स से अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया, 6-7 साल का या 8 साल का या 10 साल का, जिस भी लेवल पे, कभी कभी बहुत बड़े बच्चे 18 साल के भी छोटे लेवल पे होते हैं, और बहुत छोटे बच्चे 4 साल के भी एडवांस काम कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है, उस पर आप देख लें। वॉक टू द डोर, दरवाजे के पास जाओ, शेक योर हेड, जैसे उसने शेक हेड किया, फिर आपने कहा गुड, और फिर आपने कहा क्लैप योर हैंड, उसने क्लैप कर दिया, ठीक। इसको फास्ट रिदम में रखना है, मॉडल भी करें तो फास्ट ही करना है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब इसमें जरा और एडवांस्ड अगर हम डाल लें, जिन बच्चों को ABC या काउंटिंग आती है या शेप्स आती है, उसमें आप कह सकते हैं काउंट टू 10, और फिर कहा 1 2 3, उसने बच्चे ने सुनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने उसे हाई फाइव दिया, टिकल किया, वेरी गुड, या कोई आपने शाबाशी दी अगर बड़ा बच्चा, फिर आपने कहा नेम अ शेप,
और वो कोई ट्राइंगल रेक्टेंगल या कुछ इस तरह कर देगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। याद रखिए ये क्विक और फन एक्टिविटीज हैं। और यहाँ पे ये देख लें, मैंने लिखा हुआ है कि हम फॉलोइंग डायरेक्शंस सिखा रहे हैं इस एक्टिविटी से, हम एकेडमिक्स पे काम नहीं कर रहे। तो आप 1 to 10 एकेडमिक्स पे काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ डायरेक्शंस वो बच्चा फॉलो कर रहा है। जस्ट बिकॉज इस पे मैंने 1 to 10 या कोई किस्म की चीज कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पढ़ाई सिखा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्शंस जब मैं कह रही हूँ फॉलोइंग डायरेक्शंस, उर्दू में उसका मतलब है कि जो मैंने बात कही बच्चा वो सुन रहा है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप की, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रही। ये उन सब के लिए फायदेमंद है जो कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या वो करें। तो ये यहाँ से शुरू होती है इतनी छोटी छोटी चीजों से ये चीजें, तो ये उसकी तरफ आ जाएगा। टीचिंग सिंपल स्टेप डायरेक्शंस, ये पढ़ाई में भी आगे काम आएगा और बिहेवियर में भी आगे काम आएगा इंशाल्लाह। अब एक पेपर बेस्ड तरीका सिखाती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तस्वीरों के साथ आएगा, बिल्कुल सिंपल तस्वीरों के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के साथ में करके इसको एक सिंपल को दिखा चुकी हूँ। अब ये आप तस्वीरों में ले लें। इसमें आप 4 तस्वीरें भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड आ गया। इसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे रही हूँ, सिंगल स्टेप डायरेक्शन है, मगर इसमें अब प्लूरल और सिंगुलर का फर्क आ जाएगा। आप देखें, मैं बच्चे को कहूंगी टच द हैट, तो यहाँ पे 2 किस्म के हैट्स हैं, तो मैं उसको सिर्फ हैट को टच करना सिखाऊंगी, यहाँ यानी ऊपर। टच द काउ, काउ को टच करना। टच द काउज, काउज। सिंगुलर प्लूरल इस तरह से भी सिखाया जा सकता है। और अभी भी आप सिंगल स्टेप डायरेक्शन कर रहे हो, मगर ये एडवांस्ड हो गई है क्योंकि इसमें बच्चे को सोचना पड़ रहा है। 2 काउस की तस्वीरें, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है सिंगल और प्लूरल काउ के अंदर, ठीक है। टच द बॉल, तो सिर्फ बॉल को, या आपने कहा टच द हैट्स, तो सिर्फ हैट्स को, ज्यादा वाले हैट्स को। टच द बॉल्स, तो सिर्फ बॉल्स को टच करें। अब आप देख लें, सिंगल स्टेप डायरेक्शन है एवरी सिंगल टाइम, बट इसमें सोचने को ज्यादा है। तो ये बिल्ड ऑन कर सकते हैं और प्रीवियस पे जब वो काम करने शुरू हो जाए या टॉयज के साथ खेलना सीख ले, तो आप तस्वीरों में इसको इस तरफ की तरफ ला सकते हैं। टच द काउ या फिर टच द काउस, टच द हैट या फिर टच द हैट्स। इन्हीं चीजों के साथ हम और चीजें भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। अभी इतना प्रैक्टिस करें। एक कमांड है, अब बच्चे को ज्यादा गौर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बच्चे को ये नहीं पता बॉल क्या होती है, काउ क्या होती है, तो फिर उधर को ले जाए, जो कि मैंने पहले खिलौनों के थ्रू बताया है कि वो उसको आप एक्चुअल खिलौना ऑब्जेक्ट दिखा के पूछें, काय को टच करो, काउ को टच करो, या एक बॉल रखी हुई बॉल को टच करो, या लायन को टच करो। वहां से स्टार्ट होंगे और फिर इस तरफ आ जाएंगे। अब आपने देखा कि ये कितने मज़े की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। मुझे तो खुद करने में मज़ा आ रहा था, तो आई एम श्योर कि जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें तो बहुत ही मज़ा आएगा। जब मेरी बच्चियां जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो भी बड़े हो रहे थे, तो मैं उनके साथ भी ये खेलती थी गेम्स काफ़ी सारी। तो ये एक आम बच्चे के साथ भी खेलना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए नहीं, ये जनाब आम बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। तो उनके साथ खेलें, हमारे स्पेशल बच्चों के साथ खेलें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं ये एक्टिविटीज़। इससे उनकी मेमोरी में इजाफा होता है, सुनने और लिसनिंग की स्किल्स में इजाफा होता है, जिसकी वजह से फिर आगे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी बातें सुन सकते हैं और फिर उसको फिर बोलना भी शुरू कर सकते हैं। इसी में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी थी थोड़ी बहुत, जहाँ हम उनसे कह दें, अगर रिपीट करें कोई लफ्ज़, कोई चीज़ हमने देखी, कोई टॉय, उसको रिपीट किया, तो वो एक्सप्रेसिव बोलने में आ जाता है। प्लस इससे आपका और आपके बच्चे का बहुत ज़बरदस्त किस्म का, या आपके स्टूडेंट का बहुत अच्छा किस्म का एक ताल्लुक़ पैदा होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पैदा होती है, जिसमें जो कि बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है इन एक्टिविटीज़ में और फिर इनको करता है। ये मुश्किल नहीं है, ये फ़न है, ये गेम्स के थ्रू हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और फिर इसको अगर आपने गेम्स में से हटा के थोड़ा सा मोर पेपर पेंसिल बेस्ड करना है, या आप प्रॉपर आप कुर्सी पे बैठना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, डिपेंड करता है आपके स्टेज में, तो उसकी भी मैंने इसमें डाली हुई थी, तो होपफुली दैट हेल्प। तो चलिए अगली दफ़ा फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।